हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रही हूँ MCQ2, जिसमें मैंने कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि स्टूडेंट्स बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैडम आप हमें कुछ इस तरह के MCQ डालिए जिससे कि हमें पढ़ने में बहुत आसानी हो। तो मैंने कुछ अटेम्प्ट लिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपका पेपर इसमें से आएगा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप करोगे तो एटलीस्ट आपकी कुछ प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज BF3H नेगेटिव एंड BH3F नेगेटिव, और ये दोनों मिलके BF4 नेगेटिव और BH4 नेगेटिव देते हैं। तो दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट्स विच फिनोमिना। तो ध्यान दो, BF3 एक हार्ड आयन है और ये तीनों H हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि जहां F ज्यादा है वहां पे F आ गया, जहां पे H ज्यादा है वहां पे H। तो ये मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बताया कि दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, कि जब आयन मेटल के ऊपर पहले से ही कोई हार्ड आयंस जुड़े हैं तो और हार्ड आयंस को प्रेफर करता है, और सॉफ्ट जुड़े हुए हैं तो वो और सॉफ्ट को प्रेफर करता है। नेक्स्ट, नेम द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब अगर आपने PCl5 और अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करा दी तो आप इसमें मान के चलो कि फॉस्फेजीन बनने वाला है। तो ये PnCl2 होल थ्राइस भी बनता है, PnCl2 होल 4 भी बनता है, प्लस लीनियर पॉलीमर बनता है इसमें। इसको हम साइक्लिक ट्राइमर ट्राइफॉस्फेजीन कहते हैं, और इसको हम टेट्राफॉस्फेजीन भी कहते हैं। साइक्लिक टेट्रामर टेट्राफॉस्फेजीन भी कहते हैं। Which type of bond does not exist? आपको बताना है कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एग्जिस्ट करता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एग्जिस्ट करता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है। लेकिन व्हाट अबाउट सिलिकॉन डबल बॉन्ड सिलिकॉन? सिलिकॉन डबल बॉन्ड सिलिकॉन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि नॉट पूछा गया है कौन एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन डबल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेजीन देवार एंड कोवर्कर्स प्रपोज्ड विच मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर। इन्होंने कौन सा मॉडल प्रपोज किया था? इट वाज आइलैंड स्ट्रक्चर। और आइलैंड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये PN है, तो N के पास ऐसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, फिर इस P के पास देखो यहाँ कम हो गई, फिर N के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, फिर इस N के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अगर आप P यहाँ बना रहे हो तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, और अगर आपने P यहाँ बनाया है तो अब ये जो चीज है दोनों मिलने वाली, ये नाइट्रोजन इधर इस कॉर्नर पे बनेंगी। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में आपने ये ध्यान देना है कि फास्फोरस के पास कम और नाइट्रोजन के पास ज्यादा। फास्फोरस के पास नोड होती है, आप ऐसे समझ सकते हो, ये एक नोड है, ये दूसरी नोड है और ये तीसरी नोड है। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ DD ट्रांजिशंस। इंटेंसिटी ऑफ DD ट्रांजिशन जो है वीक होती है। वाई? क्योंकि लेपोर्टे फॉरबिडन जो रूल है, लेपोर्टे फॉरबिडन रूल, ये क्या कहता है कि सेम सब शेल में ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं है, उसमें कम से कम L की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। और यहाँ पे क्योंकि D और D हो रहा है तो दोनों के लिए 3D है, और ये D मतलब 2, तो L की वैल्यू 2 है, चेंज नहीं हो रही। क्योंकि ये फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं इसीलिए इनकी इंटेंसिटी काफी वीक होती है। इंटेंसिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा इज हाई। अभी हमने देखा था DD ट्रांजिशन की कम होती है, तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। जैसे आप KMnO4 और K2Cr2O7, ये दो एग्जाम्पल याद रख सकते हो। इन दोनों में ही KMnO4 में मैग्नीज और ऑक्सीजन, यहाँ क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग और N से नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन होते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन से चार्ज क्रोमियम पे या मैग्नीज पे आ जाता है। इन्हें हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहते हैं। और इसमें क्योंकि लेपोर्टे फॉरबिडन नहीं होता, L की वैल्यू चेंज होती है, इसीलिए दीज आर अलाउड ट्रांजिशंस। और जब ये अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं
तो इनकी इंटेंसिटी हाई होती है। डिफरेंट पॉसिबल ट्रांजिशंस फॉर सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई एंड पाई स्टार ऑर्बिटल्स आर। मतलब आपको 4 ऑर्बिटल दिए गए हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, पाई स्टार। तो इसमें कितने टाइप के ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं? इसमें पॉसिबल है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, क्योंकि कभी भी सिग्मा से पाई स्टार में और पाई से सिग्मा स्टार में या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन नहीं होता। डिफरेंट पॉसिबल ट्रांजिशंस बिटवीन सिग्मा नॉन बॉन्डिंग एंड सिग्मा स्टार। अब आपको ये 3 एमओ दिए, इनमें कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल हैं? सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जा सकता है, और जो नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दोनों में जा सकते हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में भी जा सकते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 2 ट्रांजिशन पॉसिबल है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। डिफरेंट पॉसिबल ट्रांजिशंस बिटवीन पाई नॉन बॉन्डिंग एंड पाई स्टार आर। तो देखो पाई टू पाई स्टार पॉसिबल होगा क्योंकि दोनों सेम सिमेट्री के हैं, और नॉन बॉन्डिंग वाले दोनों के एंटी बॉन्डिंग में जा सकते हैं, तो ये दोनों ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल? ये क्या इन्वॉल्व करता है? इन्वॉल्व फास्टर ट्रांजिशंस देन चेंज इन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? एक्चुअली उसने आपसे फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल की डिफाइन पूछी है, तो ये करेक्ट डेफिनेशन है कि कई बार जब 2 एटम के बीच में जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं इनमें ट्रांजिशन होता है तो वो इतनी जल्दी ट्रांजिशन हो जाता है कि जिसके कारण अगर बॉन्ड कम हो भी रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, तो इनकी डिस्टेंस बढ़नी चाहिए, वो बढ़ नहीं पाती क्योंकि न्यूक्लियस क्या होते हैं? हैवी होते हैं। इनको दूर जाने में जितना टाइम लगता है उससे पहले तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से जाके नीचे भी आ जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि ये फास्टर होते हैं ट्रांजिशन इन कंपैरिजन टू चेंज इन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। बेसिक कॉज ऑफ फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल, इसका बेसिक कॉज क्या है? इसका बेसिक कॉज है न्यूक्लियाई आर हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियाई को दूर जाने में टाइम लगता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाके जल्दी आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर टर्म सिंबल्स। टर्म सिंबल्स क्या होते हैं? दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसे हम टर्म सिंबल कहते हैं। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी मल्टीप्लिसिटी भी होती है टर्म सिंबल में, उससे हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चलता है, वो हमें मल्टीप्लिसिटी की इंफॉर्मेशन देते हैं। और वी डिनोट देम 2s+1 L into J। तो इसमें ये टोटल एंगुलर मोमेंटम आता है। फिर इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, इनकी इंटेंसिटी पाई टू पाई स्टार की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू n टू पाई स्टार की। इसका ये ग्रेटर देन का साइन याद रखना आपने। ग्रेटर ओवरलैप बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, यहाँ मैं आपको इसका रीजन भी बता रही हूँ कि इन दोनों में जो इसकी हाई क्यों है, क्योंकि जब ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों आपस में ओवरलैप करती हैं तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और यहाँ पे वो पुअर ओवरलैप होता है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, इसीलिए इसकी इंटेंसिटी वीक होती है। इन एसिडिक मीडियम विच बैंड और विच ट्रांजिशन डिसअपियर्स, मीन्स जो सॉल्वेंट न्यूट्रल है तो होता है पर एसिडिक मीडियम में खत्म हो जाता है, दैट इज n टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ड्यू टू प्रोटोनेशन, क्योंकि जो नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये उसका कॉज है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ n टू पाई स्टार, यानी कि n टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए जो अब रिक्वायर्ड एनर्जी है वो ज्यादा हो जाती है, तो इसीलिए वो यूवी रीजन में पहुंच जाता है और वो डिसअपियर हो जाता है। तो जैसे अगर न्यूट्रल मीडियम में n टू पाई स्टार के लिए आपको इतनी एनर्जी चाहिए, तो n टू पाई स्टार सेम ट्रांजिशन के लिए एसिडिक मीडियम में ये एनर्जी गैप इंक्रीज हो जाता है इसके कंपैरिजन में, इसीलिए ये बैंड डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट, प्रोटोनेशन ऑफ लोन पेयर चेंजेस, क्या चेंज कर देता है वो? n टू पाई स्टार टुवर्ड्स यूवी रीजन, यानी कि
आप देख रहे हो कि यूवी की लैम्डा क्या होती है, शॉर्ट होती है, तो ये टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देता है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है, उससे रिलेटेड कोई किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। यस, लैम्डा मैक्स शिफ्टेड टुवर्ड्स लॉन्गर लैम्डा, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो ये बैंड को या ट्रांजिशन को इस तरफ शिफ्ट कर देता है, रेड कलर की तरफ। लैम्डा मैक्स टुवर्ड्स रेड कलर, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट इज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है, इसको ऑल्सो कॉल्ड ब्लू शिफ्ट, इसको हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। लैम्डा मैक्स शिफ्टेड टुवर्ड्स शॉर्टर लैम्डा एंड लैम्डा मैक्स टुवर्ड्स ब्लू कलर, ये तीनों इसके लिए करेक्ट हैं। मल्टीप्लिसिटी इज गिवन बाय 2s + 1, इस मल्टीप्लिसिटी को हम, यहाँ s क्या होता है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए s1 = हाफ होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए भी हाफ, तो हाफ + हाफ 1, तो कैपिटल S हो जाएगा 1, और 3 है तो s की वैल्यू हो जाएगी 3/2। फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व, फोटोकेमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशंस होता है, और प्रेजेंस ऑफ लाइट इज प्राइमरी रिक्वायरमेंट, मीन्स ये रिएक्शंस डार्क में नहीं हो सकती, इनके लिए लाइट का होना एसेंशियल है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हैज इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो गेट इंक्रीज। नेक्स्ट, रिएक्शन फॉर विच डेल्टा जी पॉजिटिव कैन ऑल्सो हैपन, अदरवाइज क्या होता है कि अगर रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव है ओनली देन इट कैन हैपन, लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शंस में डेल्टा जी पॉजिटिव है तब भी वो रिएक्शंस पॉसिबल हो जाती हैं, तो ये इसका एक यूनिक कैरेक्टर है। जैसे कि इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को अगर हम थर्मली कराने लगेंगे तो वो नहीं होगी। डिकम्पोजिशन ऑफ HCl इन H2 एंड Cl2, ये भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। कन्वर्जन ऑफ ओजोन टू ऑक्सीजन टू ओजोन, ये भी एक क्या है, ऐसी रिएक्शन है जिसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव है फिर भी ये रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट, फोटोन ऑफ लाइट इज अब्सॉर्ब्ड, इस रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट एक लाइट के फोटोन को एब्सॉर्ब करता है। और फोटोकेमिकल एक्साइटेशन इज हाईली सेलेक्टिव, मीन्स अगर आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट हैं, A + B + C है, और आपने फोटोकेमिकल जो रेडिएशंस हैं वो डाल दी, फोटो रेडिएशंस डाल दी, तो वो सेलेक्टिवली या तो A एब्जॉर्ब करेगा या B एब्जॉर्ब करेगा या C ही एब्जॉर्ब करेगा। जैसे आप H2 + Br2 की रिएक्शन कराते हो तो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब नहीं करता, ब्रोमीन ही एब्जॉर्ब करता है, तो ये जो एब्जॉर्प्शन है ये काफी ज्यादा सेलेक्टिव है। नेक्स्ट, अगर हम इसको कंपेयर करें थर्मोकेमिकल रिएक्शंस से, तो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है, इनमें से किसी भी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बन सकता है। एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट, इसमें या तो एब्जॉर्प्शन होता है हीट का या फिर इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, हीट रिलीज होती है। इट कैन टेक प्लेस इन डार्क वेरी मच। टेम्परेचर हैज इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें टेम्परेचर का मेजर रोल होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, और ओनली दोज रिएक्शंस कैन परफॉर्म फॉर दिस फॉर विच डेल्टा जी इज नेगेटिव, ओनली दोज। फिर है इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन और एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दो रिएक्टेंट ए और बी तभी रिएक्शन करेंगे जब उनके बीच में कोलिजन होगा या उनको एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी सप्लाई होगी। नो सेलेक्टिव एक्साइटेशन, जैसे आपने A, B, C ले रखा है और इसको हीट किया तो तीनों की एनर्जी इंक्रीज होगी, ऐसा नहीं कि किसी एक की होगी, तो इसमें सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन या एक्साइटेशन नहीं होता। नेक्स्ट आपने लिया अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लॉ क्या होता है, क्वांटम यील्ड को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, देखो इसके 4-5 मेथड हैं, आपको वो सारे पता होने चाहिए क्योंकि कोई सा भी पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम, एक गिवन टाइम में जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं यानी कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, और उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम में जो नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब हुए। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो नंबर ऑफ मोल रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम, और यहाँ आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मोल से आपने चेंज किया है तो ये नीचे हो जाता है नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम।
तो जब आप मॉलिक्यूल्स लिखेंगे तो फोटोन आएगा, मोल लिखेंगे तो आइंस्टीन आएगा। सिमिलरली क्वांटम एफिशिएंसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं रिएक्टिंग कॉल्ड क्वांटम यील्ड। क्वांटम एफिशिएंसी को हम क्वांटम यील्ड भी कहते हैं। नंबर ऑफ मोल रिएक्टिंग पर आइंस्टीन लाइट एब्जॉर्ब, तो आप इसको पर आइंस्टीन एब्जॉर्ब की टर्म में डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल रिएक्टिंग पर आइंस्टाइन लाइट एब्जॉर्ब। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड इन ए गिवन टाइम, एक गिवन टाइम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के फॉर्म हुए और नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम, तो आप इसको प्रोडक्ट की टर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट फॉर्म्ड, अब आपने देखो प्रोडक्ट के नंबर को नंबर ऑफ मोल से चेंज कर दिया, तो नीचे आपको करना पड़ेगा नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फाई की वैल्यू है, फाई मीन्स क्वांटम यील्ड, रेंज इज 10⁻⁻4 से लेके 10⁻⁻6, मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनके लिए यील्ड 10⁻⁻4 बहुत लो है, तो कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा है। फॉर फोटोन केमिकल रिएक्शन, फॉर फोटोकेमिकल। नेक्स्ट, द गिवन स्टेटमेंट फॉर स्टार्क-आइंस्टीन लॉ, it is applicable only for primary processes or primary step? Yes, it is correct, क्योंकि प्राइमरी स्टेप में एक मॉलिक्यूल एक आइंस्टीन को या एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, और सेकेंडरी स्टेप अपने आप भी हो सकता है और वो डिके भी हो सकता है, तो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ सेकेंडरी, बट फॉर प्राइमरी स्टार्क-आइंस्टीन लॉ इज एप्लीकेबल। वन फोटोन कैन एक्साइट ओनली वन मॉलिक्यूल, करेक्ट, क्योंकि आइंस्टीन स्टार्क-आइंस्टीन लॉ ने यही कहा था कि एक फोटोन से केवल एक मॉलिक्यूल एक्साइट हो सकता है। क्वांटम यील्ड फॉर फर्स्ट स्टेप क्या होगी? 1, ऑलवेज 1 होगी, इसको याद रखना। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप के लिए कुछ भी हो सकती है, बट फॉर फर्स्ट स्टेप जिसमें वो एक्साइट होता है, इट विल बी ऑलवेज 1। Primary process of photochemical reaction involve light radiation absorption by an atom or molecule and only excitation of molecule or atom occur। इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती, सिर्फ अगर कोई एटम है तो वो एटम एक्साइटेड हो जाएगा और कोई मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में केवल एनर्जी का इनटेक होता है। सेकेंडरी प्रोसेस इन्वॉल्व रिएक्शन और डीएक्टिवेशन और एक्साइटेड मॉलिक्यूल और एटम। इसमें क्या होगा कि जो सेकेंडरी स्टेप है, जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है, या तो वो कोई फर्दर रिएक्शन करेगा या वो वापस आ जाएगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी या वो ब्रेक हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, ए फोटोन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में होता है, इससे हम किसको डिनोट करते हैं? ये कौन सा प्रोसेस है, प्राइमरी या सेकेंडरी? इट इज ओनली प्राइमरी प्रोसेस, क्योंकि प्राइमरी प्रोसेस में एज आई टोल्ड यू कोई रिएक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट, कंपाउंड विद बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल आर कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसको रिवर्स भी पूछ सकता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन मेटल बॉन्ड इज प्रेजेंट और एब्सेंट, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड टू मेटल इज कॉल्ड, लिगेंड के जितने कार्बन एटम उससे अटैच्ड होते हैं उसको हम कहते हैं हेप्टेसिटी, और डिनोटेड बाई एन नीटा, इसको हम नीटा से डिनोट करते हैं या एच से डिनोट करते हैं। हेप्टिसिटी ऑफ एल्काइल में बी क्या हो सकती है? एलाइल, सॉरी दिस वन इज एलाइल। एलाइल का फॉर्मूला होता है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब ये देखो, ये कार्बन अगर जुड़ेगा मेटल से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो हेप्टिसिटी विल बी 1, और अगर ये रेजोनेंस हो जाए इसके बीच में और तीनों कार्बन एक साथ मेटल से जुड़ जाए, देन हेप्टिसिटी ऑफ एलाइल विल बी 3। तो आपको स्ट्रक्चर बना के दे के पूछ भी सकता है। फॉर्मूला ऑफ ट्राई कार्बोनाइल हेप्टिसिटी 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीज सेकेंड इज। अब देखो इसमें ट्राई कार्बोनाइल है तो 3 कार्बोनाइल हो गए, मैग्नीज 2 है तो ये मैग्नीज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंसीडर करेंगे,
और ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो 5 कार्बन से जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, यूनी नेगेटिव -1 होता है। तो अब ये एक -1 है, इस पे +2 है, तो अल्टीमेट इसके ऊपर क्या आने वाला है, प्लस। यहीं पे वो आपके साथ ट्रिक खेलेगा कि आपको +1 लिख के दे सकता है, +2 लिख के दे सकता है, या न्यूट्रल लिख के दे सकता है। तो आपने इनके चार्ज को जोड़ना है, ये +2 में है, ये -1 में, तो अल्टीमेट +1। फॉर्मूला ऑफ हेप्टिसिटी 3 एलाइल ट्राई कार्बोनाइल कोबाल्ट 3 इज। अब देखो कोबाल्ट का चार्ज +3 उसने बता दिया, तो अब एलाइल के ऊपर भी क्या होता है, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे आपके ऊपर क्या आ जाएगा, CO3, क्योंकि आपने क्या लिया है, ट्राई कार्बोनाइल, और हेप्टिसिटी 3 वाला आपने एलाइल लिया है। तो अब ये +3 और -1, रेस्ट विल बी +2। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को अगर हम कंप्लीट करें तो क्या होगा, ग्रिग्नार रिएजेंट प्लस टिन हैलाइड। यहाँ उसने टिन हैलाइड दिया है, आपको यहाँ कोई सा भी हैलाइड मिल जाए, आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। आपने करना क्या है कि उस टिन की रिएक्शन को R से करा दो, तो आपके पास बन जाएगा ऑर्गेनोमेटेलिक टिन। और मैग्नीशियम की एफिनिटी क्योंकि हेलोजन के लिए ज्यादा है, वो हेलोजन लेके MgX2 बना देगा। सिमिलरली यहाँ आपने टिन हैलाइड लिया, यहाँ RX लिया और सोडियम लिया, ईथर मीडियम लिया, तो इस रिएक्शन में भी क्या होगा, R4 टिन एल्काइल टिन बनेगा प्लस 8 NaX बनेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको कहा जाए ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम और टेट्राक्लोराइड टिन से रिएक्शन कराओ ईथर मीडियम में, तो भी आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है टेट्रा एल्काइल टिन प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अच्छा, RX की रिएक्शन डायरेक्ट अगर हम टिन से करा दें तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो भी आपको मिलता है R2SnX2। तो देखो ये एक तरह का ऑर्गेनोमेटेलिक हैलाइड है, ऑर्गेनो भी है, मेटेलिक भी है, हैलाइड भी है। नेक्स्ट रिएक्शन, विच वन इज स्ट्रोंगर एसिड, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, इसकी क्या है, -I इफेक्ट ज्यादा है, इसका कम है, तो फ्लोरो एसिटिक एसिड विल बी स्ट्रोंगर एसिड। HF और HCl में HCl विल बी स्ट्रोंगर एसिड, और मैं आपको इसके आगे भी बता दूं तो क्या होगा, HBr विल बी ग्रेटर देन HCl एंड HI विल बी ग्रेटर देन HBr। BF3 और BCl3 में BCl3 विल बी स्ट्रोंगर लीस एसिड, और इसका नेक्स्ट अगर वो पूछे तो आप लिख सकते हैं BBr3 ट्राई हैलाइड बोरोन एंड ट्राई आइडो बोरोन, ये इससे और भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट, हार्ड बेसिस आर, नाम से ही लग रहा है हार्ड मीन्स जो काफी हार्ड है और जिनको आप पोलराइज नहीं कर सकते। तो कौन से ऐसे हैं जिनको आप पोलराइज नहीं कर सकते, वो हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, मीन्स जिनका अपने इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड ज्यादा है। स्मॉल साइज है, साइज स्मॉल होगा तो भी उनका होल्ड ज्यादा होगा, तो अब आप इस इलेक्ट्रॉन को पोलराइज नहीं कर पाओगे। तो आप हार्डनेस को सीधा सीधा पोलराइजेशन से कर सकते हो कि जिसका पोलराइजेशन ना हो वो हार्ड है। फिर डिफिकल्ट टू पोलराइज, ये वही बात आ गई ना, आप इनको समराइज कर सकते हो इससे, डिफिकल्ट टू पोलराइज से। प्रीफर बॉन्डिंग विथ हार्ड एसिड, ये पियर्सन थ्योरी थी कि हार्ड बेसेस प्रीफर हार्ड एसिड्स। तो जो हार्ड बेस है वो फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्रोजन को प्रीफर करेगा, और जो सॉफ्ट है वो इनको प्रीफर करेंगे। तो ये लिगेंड्स हैं हार्ड के लिए और ये लिगेंड्स हैं सॉफ्ट के लिए। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, लिथियम फ्लोराइड प्लस सीजियम फ्लोराइड। अब देखो ये हार्ड है, ये भी क्या है, हार्ड, और ये क्या है, सॉफ्ट है, और ये हार्ड है। तो अब आप बताओ इसमें क्या होगा, सॉरी यहाँ पे आएगा लिथियम क्लोराइड। तो अब इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लिथियम फ्लोराइड प्लस सीजियम क्लोराइड, क्योंकि ये सॉफ्ट के साथ और हार्ड के साथ बॉन्ड बना लेगा। नेक्स्ट, कॉपर क्लोराइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड। तो अब देखो क्लोराइड और आयोडाइड में आयोडाइड ज्यादा है सॉफ्ट, तो क्या हो जाएगा, ये कॉपर के साथ जुड़ जाएगा। डी ब्लॉक में जो 3D सीरीज में कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, तो आपका ये हो जाएगा कॉपर आयोडाइड प्लस KCl, और ये भी सॉफ्ट है, तो ये देखो ये हार्ड है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, AgHCnKF, और ये देता है AgFKSCn।
नेक्स्ट, व्हाट आर द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाइट्रोजन नेचर में N2 की फॉर्म में मिलता है और हमारी बॉडी को, प्लांट को एब्जॉर्ब करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए सिंगल बॉन्ड वाला, जिसने सिंगल बॉन्ड से अलग अलग एटम से बॉन्ड बना रखा हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाली नाइट्रोजन को आप किसी भी तरीके से सिंगल बॉन्ड वाली में कन्वर्ट कर दो। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्लोव, लौंग और अल्फला प्लांट की रूट्स में होते हैं। ये क्या करते हैं? कैटेलाइज्ड करते हैं इस रिएक्शन को, मीन्स ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड वाली नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनाते हैं। रिडक्टेंट लाइक फेरोडॉक्सिन प्रोटीन, इसमें आपको क्या चाहिए होता है? एक प्रोटीन जिसको फेरोडॉक्सिन कहते हैं, ये भी हेल्प करता है इसी रिएक्शन को। नेक्स्ट, एटीपी टू प्रोवाइड एनर्जी। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आती है? एटीपी से। एटीपी प्रोवाइड करता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। वाई? क्योंकि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीजन क्या करेगी? नाइट्रोजन से रिएक्शन कर लेगी। तो आपको क्या चाहिए? ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जिसको हम एनाएरोबिक कहते हैं, वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डिनोटेड बाय, इसको हम कौन सी रिएक्शन से डिनोट करते हैं? वी डिनोट इट बाय नाइट्रोजन प्लस 16 एटीपी प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 हाइड्रोजन आयंस। तो देखो, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ रहे हैं तो इसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और यहाँ पे कितनी है? -3। तो 0 से -3 मीन्स रिडक्शन हो रहा है। और एनर्जी कहां से आ रही है? 16 एटीपी, 16 एडीपी दे रहे हैं और 16 फॉस्फेट, क्योंकि एटीपी से जब एडीपी बनेगा तो उतने ही फॉस्फेट बाहर निकलेंगे, प्लस हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे इन्वॉल्व है तो साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू यूजफुल कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, यूरिया और अदर कंपाउंड्स जिसमें सिंगल बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट, गिव IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सिलिकॉन CH3 होल ट्वाइस, ऑक्सीजन एंड बॉन्ड, दिस इज गेटिंग पॉलीमराइज्ड, ये एक यूनिट है। तो इसको हम, दूसरा कंपाउंड है सिलिकॉन के साथ ट्राइमिथाइल, सिलिकॉन के साथ ट्राइमिथाइल, तो इनका नाम होता है पॉली, क्योंकि ये पॉलीमराइज्ड हो रहा है, ये इसकी यूनिट है। तो पॉली डाइमिथाइल सिलोक्सेन, क्योंकि ये ऑक्सीजन बीच में आ रही है तो इसको हम सिलोक्सेन कहेंगे। और अगर ये ऑक्सीजन ना हो तो हम इसको कहते हैं हेक्सामिथाइल सिलोक्सेन और सीलेन, इसको हम सीलेन कहते हैं, सीलेन, डाइसीलेन। जब जैसे एल्केन होती है आपकी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ 3 H होते हैं तो इसको आप इथेन कहते हो, ऐसे हम इसको कहते हैं डाइसीलेन। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ सिलिकॉन इलास्टोमर्स आर, वेरी इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। इसमें से मैंने आपको शॉर्ट में लिख के दिए, किसी भी एक यूज के ऊपर वो सिलिकॉन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। कुकिंग में काम आते हैं सिलिकॉन इलास्टोमर्स। आजकल आप देख रहे हो कि कुकिंग के लिए बहुत सारे प्लास्टिक के ऐसे अप्लायंसेज आ गए हैं जो कि जैसे आपको चेंज करना है तवे के ऊपर तो वो भी प्लास्टिक का है आपके पास, और वो सिलिकॉन प्लास्टिक का है, वो तवे को टच करके जलता नहीं है। सब्जी हिलाने के लिए भी आपके पास डिफरेंट टाइप के वेयर्स हैं, सिलिकॉन वेयर्स हैं। बेकिंग में हम इसको काम में लाते हैं, फूड स्टोरेज प्रोडक्ट में, क्योंकि ये कार्बन पॉलीमर्स के कंपैरिजन में ज्यादा इनर्ट होता है। अंडरगारमेंट्स में बहुत सारे इलास्टिक वगैरह आजकल इलास्टोमर्स ही आ रहे हैं। स्पोर्ट्स वियर में, फुटवियर्स में हम सिलिकॉन्स के सोल देखने लगे आजकल। होम रिपेयर में सिलिकॉन पेंट्स आने लगे। हार्डवेयर में बहुत सारे सिलिकॉन इलास्टोमर्स के आप देख रहे हो चीजें आ रही हैं। इलेक्ट्रोफोनिक्स में जितने भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बन रही हैं उनमें भी प्लास्टिक, सिंपल कार्बन प्लास्टिक की जगह आजकल सिलिकॉन के प्लास्टिक यूज में आने लगे हैं। मेडिकल डिवाइसेस जैसे कि हार्ट में जो वॉल्व डलना होता है वो, या घुटने चेंज होते हैं तो उसमें भी जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट डलता है जिनके कहते हैं कि नी कैप चेंज की है, वो सिलिकॉन इलास्टोमर की ही होती है। ट्यूब्स, स्ट्राइप्स, सॉलिड कॉर्ड्स,
एविएशन और एरोस्पेस में, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और इनके ऊपर ऑक्सीजन का अटैक कम होता है। आप देखते हो जो नॉर्मल प्लास्टिक है वो धीरे धीरे सूख जाते हैं और उनके ऊपर रेडिएशंस का भी अटैक होता है तो वो क्रैक हो जाते हैं जल्दी से। लेकिन उसके कंपैरिजन में सिलिकॉन प्लास्टिक्स की जो लाइफ है वो 10-12 टाइम्स ज्यादा है। वो अगर 1 साल चलता है तो सिलिकॉन ज्यादा चलता है, 10-12 साल। तो इसीलिए एविएशन इंडस्ट्री में, एरोस्पेस में और नॉन इन्फ्लेमेबल मटेरियल में इसमें जल्दी से आग नहीं लगती। तो यहाँ हम सिलिकॉन इलास्टोमर्स को काम में लाते हैं। दिस इज यू कैन से कि रिवोल्यूशन इन प्लास्टिक इंडस्ट्री। आजकल कार्बन बेस्ड प्लास्टिक की जगह सिलिकॉन बेस्ड प्लास्टिक चलने लगे हैं। नेम 3 टाइप्स ऑफ इलास्टोमर्स। तो फर्स्ट है रूम टेम्परेचर वल्केनाइज्ड इलास्टोमर्स, जिसको हम आरटीवी कहते हैं। लिक्विड रबर, जिसको हम एलआर के नाम से जानते हैं। हाई टेम्परेचर वल्केनाइज्ड एचटीवी भी कहते हैं। लिक्विड रबर में आप देखते हो ग्रीसिंग जो पहले करते थे पंखों की और साइकिल में और मोटर में, जहां गर्म हो जाती है तो वहां वो ग्रीसिंग खत्म हो जाती थी। लेकिन आजकल हम सिलिकॉन की ग्रीस, व्हाइट वैक्स करने लगे हैं, तो वो इसका एक एप्लीकेशन है। व्हाट आर क्रोमोफोर्स? क्रोमोफोर्स क्या हैं और उनके उनके क्या फंक्शंस होते हैं ये देखेंगे। क्रोमोफोर्स आर फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे कि कोई भी आर ग्रुप है, इररेस्पेक्टिव कि वो मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, फिनाइल है, कुछ भी है, उसके साथ अगर वो फंक्शनल ग्रुप लग गया तो ये आर कलर्ड हो जाएगा। यानी कि पहले ये कलर्ड नहीं था, अब इसके लगने से कलर्ड हो गया। तो ऐसे ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? क्रोमोफोर्स कहते हैं। मीन्स दे कलर टू द कंपाउंड, दे इम्पार्ट कलर टू द कंपाउंड, वो कंपाउंड को कलर देते हैं। नेक्स्ट ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं? ऑक्सोक्रोम्स आर ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप बट दे डू नॉट इम्पार्ट कलर, दे डू नॉट इम्पार्ट कलर बट दे इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन। वो सिर्फ जो भी ट्रांजिशन ऑलरेडी उसमें हो रहा था उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे आर के साथ एक जी जुड़ा हुआ है, अब आपने ऑक्सोक्रोम और जोड़ दिया तो जी का जो भी कलर था ये उस कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन विद वेरी स्मॉल क्वांटम यील्ड, क्योंकि क्वांटम यील्ड के बेसिस पे फोटोकेमिकल रिएक्शंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, जिसके लिए क्वांटम यील्ड बहुत कम है, जैसे डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, इसकी क्वांटम यील्ड है 0.25 और डिसोसिएशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इसके लिए 0.50 एंड रिएक्शन ऑफ H2 प्लस Br2 गिव 2HBr, इसकी यील्ड आती है 0.01। तो ये तीनों रिएक्शंस की यील्ड काफी लो है। गिव एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शन विद स्मॉल क्वांटम यील्ड, जहां क्वांटम यील्ड कुछ स्मॉल इंटीजर्स में होगी 1, 2, 3 की तरह, लाइक रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन, क्वांटम यील्ड 1। एसीटोन से इथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, क्वांटम यील्ड 2। HI का डिसोसिएशन, क्वांटम यील्ड 2। और फिर आपने लिया HBr से H2 प्लस Br2, इसके लिए क्वांटम यील्ड 2 है। ओजोन, ऑक्सीजन से ओजोन, ये क्वांटम यील्ड 3 है। नेक्स्ट, गिव एग्जांपल ऑफ रिएक्शंस विद वेरी हाई क्वांटम यील्ड, इनकी क्वांटम यील्ड थाउजेंड्स में आती है, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन, दे गिव फॉस्जीन गैस COCl2, क्वांटम यील्ड 10⁻³ मतलब 1000। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये भी चेन रिएक्शन चल जाती है, इसमें बनती है यील्ड 10⁻6, मतलब एक क्वांटा लाइट एब्जॉर्ब किया क्लोरीन ने और आपको 10⁻6 मॉलिक्यूल मिल गए HCl के। नेक्स्ट, कंपाउंड्स देयर प्रेजेंस इनहिबिट्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड, मतलब कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको अगर उस फोटोकेमिकल रिएक्शन के बीच में डाल दिया जाए तो वो फोटोकेमिकल रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं, क्वेंच कर देते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? फोटो इनहिबिटर्स कहते हैं। इसका वैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, जैसे आपने ऑक्सीजन बीच में डाल दी तो वो भी इनहिबिटर का काम करती है, और जिस कंटेनर में आप रिएक्शन करा रहे हो उसकी जो ग्लास वॉल है उससे जब टकराएगा एक्साइटेड मॉलिक्यूल, वो भी इनहिबिटर का काम करता है। तो इसीलिए अगर आप कैपिलरी में रिएक्शन कराओगे तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन काफी कम होगी, क्वांटम यील्ड कम होगी, क्योंकि वो ज्यादा टकराएगा। और अगर आप खुले उसमें कराओगे तो क्वांटम यील्ड थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड केन शुगर विल ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब इक्विमोलर सॉल्यूशन ले लिया
दो सॉल्यूशन लिए, दोनों का एक में NaCl और एक में आपने केन शुगर डाल दिया, तो बताओ किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? क्या दोनों का सेम होगा? नहीं, दोनों का डिफरेंट होगा, क्योंकि NaCl Na+ और Cl- दो में ब्रेक होगा, जबकि केन शुगर ब्रेक नहीं होगा। तो इस तरीके से दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं होगा। नेक्स्ट, ट्रिपल पॉइंट इन फेज डायग्राम रिप्रेजेंट। जो फेज डायग्राम होता है उसमें ट्रिपल पॉइंट क्या बताता है? ए पॉइंट वेयर 3 फेजेस मीट, जहां 3 फेज सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मिलती हैं। और अगर बाइनरी की जगह दूसरा कोई सिस्टम है तो उसमें हम क्या देखते हैं? कई तरह की फेजेस, कई स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, तो जहां 3 फेज मिलती हैं उसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को जोड़ते जाओ तो जो आपको मिलता है उसको हम प्रोटीन कहते हैं। और अमीनो एसिड्स की कौन सी रिएक्शन होती है? कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। विच मेटल्स आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल एंड विटामिन B12? इनमें कौन से प्रेजेंट होते हैं? तो देखो, हीमोग्लोबिन वी ऑल नो आयरन होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, और विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ये तीनों आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो आपको ये हेल्प करेंगे। थैंक यू।